नमस्कार, मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत में। जी हां, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की रैली में और उनके वादे तमाम चीज़ जनता देख चुकी है और आज उनको 1 साल भी हो गए हैं अपने कार्यकाल को लेके मोदी सरकार को बने हुए। तमाम वादे, तमाम नारे और सब अपनी जगह बने हुए हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इस तमाम मसले पर आलोक शर्मा जी, कांग्रेस के नेता हैं और प्रवक्ता हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बात में। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी सरकार को 1 साल हो गए। आज आपने देख रहा है जिस हिसाब से अरुण जेटली जो वित्त मंत्री जी हैं उनके नंबर 2 माने जाते हैं, उन्होंने अपनी सरकार का जो कार्यक्रम जो पक्ष रखा, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जिस हिसाब से अपना पक्ष रख रहे हैं और रखा, उसको लेके कांग्रेस की त्वरित टिप्पणी क्या होगी? देखिए, मैं समझता हूँ राजेश जी, जिन वादों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर केंद्र में सरकार बीजेपी की बनी थी, मोदी साहब ने जिस तरह के भाषण और वायदे किए थे, अगर उन पर हम क्रमशः बात करें तो मैं समझता हूँ कि कहावत रही है, ऊंची दुकान और फीके पकवान, तो वैसी ही सिचुएशन आज हमें नज़र आती है। आपने बहुत बड़े बड़े नारे दिए। आपने सबसे पहला नारा दिया भ्रष्टाचार से संबंधित। आज तक लोकपाल और सीआईसी का आप नियुक्ति नहीं कर पाए हैं। गठन तो खैर है, नियुक्ति उनके जो मुख्य पद हैं उन पर नहीं कर पाए हैं आप। इसके बाद आप देखिए कि किस तरह से आपने दूसरा जो नारा दिया था, मर जवान मर किसान का, तो अभी नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड्स कहता है कि सुसाइड के केसेस आपके आने के बाद बढ़ गए हैं। आपने कहा था सब किसानों के ऊपर चुनाव हम लड़ेंगे, आम आदमी की सरकार होगी, और तमाम तरह के वायदे हुए। जो किसान के लिए एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है वो 4% से 1% पर आ गई। उसके बाद आपने नारा दिया बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड्स कहता है कि दिल्ली के अंदर और एनसीआर में 5 रेप पर डे हो रहे हैं। फिर आपने एक नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार। दाल जो हैं आज का ही अगर आप नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण अखबार उठाकर देखेंगे तो दाल के जांच उसमें लिखा है दैनिक जागरण में 66% पिछले 1 साल में बढ़े हैं। टमाटर 50 रुपये किलो बिक रहा है। तो ना महंगाई आपसे काबू में आई, ना महिला अत्याचार आपसे काबू में आया। इससे भी बहुत बड़ा मुद्दा जिसके ऊपर इन्होंने चुनाव लड़ा, जिसको बाद में जुमला करार दिया गया कि सवा लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, कोई 1 रुपया नहीं आया। और कहते हैं साहब ये तो जुमला है। 1 साल में भी आप ये भी नहीं बता पाए कि 1 रुपया वहाँ से लाना तो बहुत दूर की बात है कि कितना काला धन बाहर है। मैं समझता हूँ कि आज मोदी जी केवल भाषण तक सीमित रह गए हैं देश की जनता में, और आज उनकी जो एक छवि बनी है वो केवल भाषण देने वाले प्रधानमंत्री की एक जनमानस के मस्तिष्क में बन गई। कालाधन को लेकर सरकार ने जो काम किए हैं, एसआईटी का गठन किया या कालाधन पर जो कि कानून उन्होंने पार्लियामेंट में बनाया, क्या उससे नहीं लगता है आपको कि एक सही दिशा में वो कदम जा रहा है? भले ही पैसे नहीं आए हों, जिस 15 लाख रुपए की बात लगातार विपक्ष कर रही है, आप लोग कर रहे हैं, वो भले नहीं आया हो, लेकिन कालाधन को लेकर जो सरकार स्टेप उठाई है उसको लेके क्या आपको नहीं लगता है कि वो एक सकारात्मक स्टेप है? देखिए राजेश जी, मैं गुजरात समाचार के जितने दर्शक हैं उनको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। एसआईटी का जो गठन था वो बीजेपी ने नहीं किया था, वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी, और उस समय चुनाव का माहौल चल रहा था। 4 महीने 5 महीने से आखिरी तारीख आ गई थी 31 मई, तो एसआईटी का गठन तो होना ही था। लेकिन एसआईटी के गठन के बाद जो 827 लोगों की नाम, 826 लोगों की नाम हमने दिए थे कि साहब इन लोगों का कालाधन बाहर है, और वो लिस्ट भी कहीं ना कहीं से लीक होकर हमारे तक आई थी, यूपीए सरकार तक। वही लिस्ट हमने माननीय उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत की थी। उसमें एक नाम भी आप नया नहीं जोड़ पाए। आपने बहुत कहा कि ऐसा हो जाएगा, 3 नाम आ रहे हैं, 4 नाम की पर्ची आ रही है और कांग्रेस एम्ब्रेस हो जाएगी, और तमाम तरह की चीज़ें कि कांग्रेस को शर्मिंदा होकर रहना पड़ेगा, और तमाम तरह के आपने जुमले छोड़े। लेकिन आपने वास्तविकता धरातल पर कुछ नहीं किया। दूसरा आपने मुद्दा लिया कि जो बिल आया है बिल जो है वो ब्लैक मनी बाहर से लाने से संबंधित, उसमें एक भी क्लॉज नहीं है। उसमें यह है कि भविष्य में अगर कोई विदेश में अपना काला धन इकट्ठा करता है तो उसके क्या प्रावधान है। मैं समझता हूँ कि केवल फेस अपना जो है वो छुपाने के लिए, चेहरा छुपाने के लिए बीजेपी ने एक कदम उठाए हैं। वास्तविक धरातल पर जो संसद में प्रणब मुखर्जी साहब ने वित्त मंत्री रहते हुए वक्तव्य दिए थे, सेम वही वक्तव्य बीजेपी ने दिए हैं। आज बीजेपी को पूरे देश के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। आलोक जी, ये जो फॉरेन ट्रिप्स को लेकर जो बातें की जा रही हैं, भले ही उसकी आलोचना हो रही है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने फॉरेन ट्रिप्स किया, लेकिन भारत के बाहर जो भारत की एक तस्वीर, अच्छी तस्वीर बनी है, जिसका दावा वो बीजेपी कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं, अरुण जेटली जी भी कर रहे हैं, क्या आप उससे सहमत नहीं है कि एक अच्छी तस्वीर जो भारत की बनी है, जो विदेशों में होना चाहिए, उनको विदेश, चाहे हमारी पॉलिसी की बात हो, चाहे हमारा प्रेजेंस को लेकर बात हो, चाहे हम अपना जो एक दावा रखते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो बढ़ा है?
देखिए, मैं समझता हूँ विदेश नीति की जब बात करते हैं, वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स जिसको हम कहते हैं कि किस तरह से आप अलाइन करेंगे देशों के साथ, उसमें केवल वहाँ पर जाकर विभिन्न विभिन्न मुद्राओं में बड़े बड़े भाषण देने से छवि नहीं बनती है। आप मुझे बताइए, नेपाल गए थे, उस समय नेपाल में भूकंप नहीं आया था, उस समय क्या हम जल विद्युत परियोजना पर अपनी संधि करा पाए थे? नहीं करा पाए। क्या पाकिस्तान की शाल और जो साड़ी की डिप्लोमेसी थी वो सैनिकों को मरने से रोक पाई? क्या वहाँ पर सीज़ फायर का वायलेशन जो पिछले 1 साल में 1000 से ज़्यादा बार हुआ है, क्या इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं? आप ऑस्ट्रेलिया गए तो हमें ऑस्ट्रेलिया से क्या मिल गया? आप यूएसए गए, आपने यूएसए में मेडिसन स्क्वायर पे बड़े-बड़े भाषण दे दिए। क्या यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए हम एक कदम भी आगे बढ़ पाए? आप जापान गए, जापान से पिछले 1 साल में आपको आश्चर्य होगा कि 1 रुपया भी एफडीआई के तौर पर नहीं आया है। आप मुझे बता दीजिए कि अगर विदेशी निवेश इतना ही बढ़ रहा है तो जो डॉलर हमने 57 रुपये पे छोड़ा था पिछले साल मई में, आज वो 64 रुपये पर क्यों है? केवल भाषण देने से विदेश नीति तय नहीं होती है। चाइना ने, आप वहाँ पर चाइना में जाकर आप उनको एक तरफा ई वीज़ा की घोषणा करते हैं कि आप वीज़ा ऑन अराइवल, यहाँ पर ई वीज़ा हम दे देंगे। आपको उसके वापसी में क्या मिला कि उन्होंने आपका JNK का और अरुणाचल के बहुत से हिस्से अपने नक्शे से उड़ा दिए। बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं के मुंह पर ताला जड़ गया। मैं समझना चाहता हूं, आपने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई, वो सरकार जो सरकार पाकिस्तान के गुणगान करती है, तो आपकी विदेश नीति तो पूरी तरह से फेल है। पाकिस्तान को लेकर खास तौर पर आपने चुनाव ही उसके ऊपर लड़ा था कि हिंदुस्तान में बैठी सरकार और माँ बेटी की सरकार और दिल्ली में बैठी सरकार, और समस्या बॉर्डर पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। मैं जानना चाहता हूँ आज क्या हुआ? आपने कहा था 1 सर जाएगा 10 सर लेकर आएंगे, उसका क्या हुआ? केवल नारे देने से कुछ नहीं होता है। विदेश नीति के मामले में जो तमाम चीज़ें थी, एफडीआई था विदेश नीति में कि हम विदेशों से धन आएगा, इंश्योरेंस बिल में आपने 51% करना था, डिफेंस में करना था, तमाम बिल तो हमने बनाए थे, हमने प्रस्तुत किए थे। उन चीज़ों के ऊपर जिनके ऊपर आप ज़बरदस्त विरोध करते थे, काले कपड़े पहनकर सड़कों पर निकलते थे, आज उन्हीं के ऊपर आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। वही न्यूक्लियर बिल जिसके ऊपर संसद में क्या हुआ था, आपने सरकार गिनाने तक की ठान ली थी, आज कहते हैं कि साहब न्यूक्लियर बिल में हम 1 कदम और अब आगे बढ़ गए हैं, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई है। आज देखिए कौन सी चीज़ ऐसी है जो विदेश नीति में नई शुरू हुई हो और जिसकी वजह से आप पीठ थपथपा रहे हो? बांग्लादेश के साथ स्वैप डील की बात थी कि लैंड देंगे हम, कुछ हिस्सा उनका होगा। आज सुषमा स्वराज जी को मजबूरन कहना पड़ा कि तमाम चीज़ें जो है, मनमोहन सिंह जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने प्रारंभ की थी, लेकिन जब आप विपक्ष में थे तो आप विरोध करते थे। ये नीति गलत है कि विरोध के लिए विरोध करें और जब चीज़ हो जाए, वो चाहे वो यूपीए सरकार की हो, उसके ऊपर आप अपनी पीठ थपथपाने लगे। लेकिन आलोक जी, एक बात थी, अब तक जो भी क्राइसिस आता था, कोई भी इंटरनेशनल क्राइसिस, तो उसमें अमेरिका की चर्चा होती थी कि अमेरिका से मदद आ रहा है, यूरोपियन कंट्रीज से मदद आ रहा है। आज के दिन में भारत की भी चर्चा होती है। आपने नेपाल में चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया, नेपाल के जो अर्थक्वेक में हमने जो सहायता दिया, हमने बाकी जगह जहाँ जहाँ हमने ऐड दिया छोटे कंट्री में, तो एक तरह से हमारा एक नई शुरुआत है वो। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा नहीं होता आया है। नेपाल के बाद प्रधानमंत्री महोदय भूटान गए थे। भूटान क्या करने गए थे कि वहाँ पर एक जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन करने गए। वो किसने बनाई थी? यूपीए सरकार के समय पे बनी थी। मालदीव्स हो, श्रीलंका हो, तमाम देशों में हमने पहले सहायता दी है। नेपाल की जहाँ तक बात है तो नेपाल के साथ हमारे सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं। नेपाल में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह का विपदा वहाँ पर आई है इतने बड़े पैमाने पर, और क्योंकि हमारी प्रॉक्सिमिटी है, सबसे नज़दीक हम हैं, और उसका असर हमारे यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश और बिहार में रहा। मैं समझता हूँ कि स्वाभाविक था कि हमें वहाँ सबसे पहले पहुँचना था, क्योंकि उधर तिब्बत की वजह से चाइना नहीं पहुँच सकता था और बाकी कोई देश ऐसा नहीं था। तो इसमें ऐसी कोई पीठ थपथपाने वाली बात नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है, हमारे देश की सरकार चाहे भाजपा की हो, हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने नेपाल की मदद की, कांग्रेस पार्टी उसमें खुश है। आलोक जी, एक सवाल और है कि प्रधानमंत्री मथुरा में जाकर रैली करते हैं अपने 1 साल बीत जाने पे, आप इसको कैसे देखते हैं? मथुरा एक वेस्टर्न यूपी का ऐसा एरिया है जो किसान बहुल एरिया है, और किसान के मुद्दे पे आप लोग लगातार उस सरकार को कोसते रहे हैं और प्रधानमंत्री को घेरते रहे हैं कि लैंड एक्विजिशन बिल की हम चर्चा करें। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री मथुरा जाकर साफगोई से अपनी बात रख रहे हैं, तो आपको लगता है कि इसका प्रभाव किसानों पर पड़ेगा? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ राजेश जी आपको कि ये प्रधानमंत्री और इनकी छवि जो है केवल एक भाषण देने वाले व्यक्ति की बन गई है। एक तरफ आप भट्टा परसौल जो मथुरा के साथ लगा हुआ अलीगढ़ जिला है, वहीं से भट्टा परसौल माननीय राहुल गांधी जी ने शुरू किया था, किसानों की लड़ाई वहीं से शुरू हुई थी। लेकिन आज क्या हुआ? आपने पिछले 10 वर्षों में जो प्रधानमंत्री महोदय जब कैंडिडेट थे प्रधानमंत्री के, उस समय क्या कहते थे कि किसानों को, भाइयों बहनों, क्या मिलना चाहिए? इतनी लागत, और लागत के ऊपर फर्टिलाइज़र, और फर्टिलाइज़र के ऊपर 50% मुआवजा, मुनाफा फसल के ऊपर। जब आपकी बारी आई तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है
जो न्यूनतम समर्थन मूल्य रहता है वो आपने सबसे कम घटाया पिछले 15 वर्षों का। आपने किसान की कहाँ सोची? एक तरफ ओलावृष्टि मार रही है, असामयिक बारिश मार रही है, दूसरी तरफ आपने मिनिमम सपोर्ट नहीं बढ़ाया। हरियाणा में आपकी पहली बार सरकार आई, आपने स्वामीनाथन कमेटी के ऊपर कृषि के लिए पूरा चुनाव लड़ डाला, लेकिन आज क्या हालत हुई कि फर्टिलाइज़र जो है वो थानों के अंदर लाइन लगा के किसानों को लेना पड़ा बेचारों को। आज आप जेकर देखिए हरियाणा में जहाँ पर इनकी सरकार है, पंजाब में इनकी सरकार जहाँ पर अकालियों के साथ है, किसान रो रहा है। उत्तर प्रदेश में आप जाकर कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अभी 10 दिन पहले एक नेशनल चैनल पर देख रहा था मैं, 100 रुपये का चेक मिल रहा है, 150 रुपये का चेक मिल रहा है मुआवजे का। और जब मुआवजे की बात आई तो आपने क्या कहा कि राज्यों की जो निधि है राज्य उसमें से देना शुरू कर दें। जब कहा गया कि किसानों का ऋण माफ़ कर दीजिए तो गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का क्या कहना था कि तो संभव ही नहीं है। उस समय क्या कहते थे जब कांग्रेस ने 72,000 करोड़ का किसानों का ऋण माफ़ किया कि साहब ये तो और ज़्यादा होना चाहिए था, उसमें ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। उसके बाद आप गायब हो गए। जब आप लैंड एक्विजिशन बिल में 2013 कांग्रेस की सरकार, यूपी की सरकार जब लेकर आई तो आपका क्या वक्तव्य था कि नहीं ये लीज पे ही होना चाहिए, किसान की ज़मीन ली ही नहीं जानी चाहिए, और 70 और 80% का कंसेंट का क्लॉज क्यों हो, ये तो 100% होना चाहिए। ये सुषमा स्वराज जी का और राजनाथ जी का सदन के पटल पर बयान है। आज मैं जानना चाहता हूँ आप किसानों को क्यों मारना चाहते हैं? क्या आप हिंदुस्तान को किसान मुक्त करना चाहते हैं? नहीं तो विकास की फिर रथ चलेगी कैसे? देखिए, अगर किसान जमीन नहीं देंगे, लोग इस तरह से एजिटेशन करेंगे तो वो विकास का जो एक बात आपकी सरकार भी करते रही है, तो वो गाड़ी आगे बढ़ेगी कैसे? देखिए मैं समझता हूँ कि पहले जब जो पुराना कानून था उसके ऊपर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, आपने कहा साहब ये अंग्रेज़ों का चुनाव, अंग्रेज़ों का कानून है। मैं जानना चाहता हूँ जब उसके अंदर बदलाव किए गए, 3 साल तक उसके ऊपर रिसर्च हुई और तमाम विपक्षी दलों को सहयोग से उस कानून को पारित किया गया, तो उसको लागू तो करके देखते आप अगर किसान से सहमति, एक तरफ कहते हैं कि कांग्रेस ने ऐसी हालत कर दी है कि किसान जो है अपनी ज़मीन बेचने को तैयार बैठा हुआ है, दूसरी तरफ आप कंसेंट को मना करते हैं। तो विरोधाभासी जो दो वक्तव्य आते हैं ये समझ से परे है। लेकिन जो आपका कानून आया है वो पूरी तरह से कॉर्पोरेट हाउसेस के फेवर में है, धनाढ़यों के फेवर में है, बिजनेस हाउसेस के फेवर में है। और उन्होंने तो 1 किलोमीटर तक दोनों नेशनल हाईवे और रेलवे के ट्रैक ज़मीन लेकर और कहीं ना कहीं बिल्डरों को देने का प्लान बना लिया है। कांग्रेस ने उसके ऊपर ब्रेक लगाए हैं और हम संसद से लेकर इस ज़मीन अधिग्रहण कानून के ऊपर ज़मीन तक लड़ाई लड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हम किसानों के लिए कर रहे हैं, ये हम गरीब किसानों को मकान देंगे, हम किसी कॉर्पोरेट के लिए नहीं कर रहे हैं। तमाम बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं। देखिए बहुत लॉजिकल प्रश्न राजेश भाई आपने पूछा है। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि लगभग 12 महीने आज हो गए हैं, 12 महीने के अलावा अगले 10 महीने का बजट ये लोग प्रस्तुत कर चुके हैं। तो एक तरह से 22 महीने का बजट जो 60 महीने मांगे गए थे उसमें से 22 महीने निकल गए हैं। उस बजट के अंदर आपने क्या रखा? हाउसिंग के लिए पैसा रखा क्या आपने? एग्रीकल्चर का बजट 18% आपने घटा दिया। तो किसानों के हित की बात कहाँ कर रहे हैं आप? महिला सुरक्षा और बाल सुरक्षा का जो बजट था वो आपने घटा दिया है। पंचायती राज का बजट घटा दिया है आपने। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का बजट घटा दिया है। आप एक तरफ कहते हैं कि 125 करोड़ लोगों की सरकार है, किसानों की सरकार है। मुझे आप बता दीजिए उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, 3 राज्यों में लगभग 40% हिंदुस्तान की 50% जनता रहती है। आप मुझे बता दीजिए क्या एक भी एग्रो बेस्ड प्लांट केंद्र ने अनाउंस किया है? एक भी नहीं किया है। क्या विदेशी फंड की जो बार बार अरुण जेटली साहब और मोदी साहब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि माहौल बन गया है और ये हो गया, क्या एक भी प्लांट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को इन 3 राज्यों में आई है? 3 का तो मैं केवल उदाहरण इसलिए ले रहा हूं कि आपको वहां से जीतकर बहुत बड़ी संख्या में सांसद वहां की जनता ने दिए। 70 से ज़्यादा सांसद आपके यूपी से आए हैं। यूपी के किसानों को आपने क्या दिया है? मथुरा में जाकर और बड़ी बड़ी बातें करना, इसके अलावा तो यूपी वालों को कुछ नहीं मिला। आलोक जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आलोक शर्मा जी, कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता, जो अपनी बात रख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 1 साल के कार्यकाल पर। जी हाँ, आज इस बातचीत में इतना ही। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और नए मेहमान के साथ। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।